सबसे बड़ी और अहम खबर जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वाला मामला ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचा। लेकिन आप गौर कीजिए कि जैसे ही PMLN या वफाकी हुकूमत जो इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान में फॉर्म 47 वाली, वो किसी भी मामले को किसी भी अदालत में लेकर जाना चाहती है तो फौरी तौर पे मामला सुना जाता है। ख़ास तौर पे दो अदालतों में उनको बहुत फ़ायदा होता है, जहाँ पे चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब हैं वहाँ पे, और जहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं वहाँ पे। दो जगह पे उन्हें बहुत फ़ायदा होता है। अब अगर आप देखें तो ये केस लाहौर हाई कोर्ट ने सेटल किया था। मामला ये है कि पहले इसको ज़रा समझ लें आप। मामला ये है कि पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा धांधली हुई है। यानी अगर आप शुरू हो जाएं रावलपिंडी से लेकर और आप आ जाएं पंजाब के जनूबी पंजाब के हिस्सों तक, तो यहाँ पे मौजूद सीटों में से लगभग 70% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 70-80% इन्होंने यहाँ जीती हैं। यानी पंजाब का तो सफाया किया तहरीक इंसाफ ने। रावलपिंडी की 13 की 13 सीटें जीते हैं, इस्लामाबाद की 3 सीटें जीते हैं, लाहौर की सीटों में से सिर्फ 1 सीट हारे हैं, बाकी सारी जीते हैं। इसी तरह सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, तमाम पंजाब के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो बिल्कुल ही वॉश आउट कर दिया नून लीग को, और बहुत बुरी शिकस्त दी नून लीग को। अब हुआ ये कि फॉर्म 47 के ऊपर किसी और की जीत का नोटिफिकेशन आ गया। यानी तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवार जिनकी 50-50, 60-60, 70-70 हज़ार की लीड थी फॉर्म 45 के मुताबिक, और वो मुतमईन थे, तो जब फॉर्म 47 आया तो वो फॉर्म 45 के मुताबिक बनाया ही नहीं गया, जाली फॉर्म 47 जारी कर दिए गए। तो जहाँ पे जाली फॉर्म 47 जारी किए गए वहाँ नून लीग का उम्मीदवार जीत गया या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ उम्मीदवार को जितवा दिया गया। तो अब रास्ता क्या था? पहला रास्ता ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाएं, जब वहां पे ना सुनी जाए तो फिर आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चले जाएं। अब धांधली हुई इतनी ज़्यादा सीटों पर है कि लगभग 150 से ज़्यादा सीटें तो यहाँ पे चैलेंज हुई हैं। सूबाई और कौमी असम्बली की मिला के शायद इससे भी ज़्यादा हैं। तो ये इतने बड़े पैमाने पर जो चैलेंज हुई हैं सीटें, उनको 2 लोग सुन ही नहीं सकते थे। ट्रिब्यूनल जो बनता है वो हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज का बनता है। तो 2 जजेस का पहले नाम दिया गया, लेकिन जब इतनी ज़्यादा सीटें और इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया तो फिर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 6 मजीद जजेस का नाम दिया कि कम से कम 8 जजेस के ट्रिब्यूनल्स मौजूद होंगे, तभी जाके वो धांधली के इन मामलात को सुन पाएंगे। 2 जजेस तो अगले 5 साल में नहीं सुन पाएंगे, इतना ज़्यादा बर्डन है, इतना ज़्यादा लोड है। लिहाजा 6 जजेस के मजीद नाम दिए गए। लेकिन अब मामला ये था कि जो फॉर्म 47 पे बनने वाली हुकूमत है या इलेक्शन कमीशन है, वो ये चाहते नहीं थे कि ये मामला जल्दी हल हो। जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है, जो उनकी इंटेंट नजर आ रही है मेरी दानिस्त में, वो ये कहती है कि वो लोग ये नहीं चाहते कि जल्दी फैसला हो। लिहाजा उन्होंने ये 6 जजेस को जो है, जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उनके नाम दिए थे, जो होता भी ऐसी है कि चीफ जस्टिस नाम देते हैं और इलेक्शन कमीशन नोटिफाई कर देता है, तो इलेक्शन कमीशन ने इन 6 जजेस को नोटिफाई नहीं किया। फिर चीफ जस्टिस ने बार बार उनको वार्निंग दी और बिलाखिर उन्होंने फैसला दे दिया कि ठीक है जी, ये नोटिफिकेशन इनका हो गया, अब ये ट्रिब्यूनल्स अपना काम करेंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन हुआ तो नून लीग की सिटी गुम हो गई, इलेक्शन कमीशन के हाथ पांव फूल गए। उन्हें समझ आ गई कि ये तो मुसीबत बन जाएगी। अब ये जजेस जब इंसाफ करेंगे तो जो हमने 47 के फार्म जारी किए हैं, ये पोल खुल जाएगा। इलेक्शन कमीशन के लोग जो हैं वो जेलों में जाएंगे, जितने लोगों ने धांधली की वो सारे के सारे जेलों में जाएंगे, जिन्होंने जाली फॉर्म 47 जारी किए वो सारे भी जेलों में जाएंगे, और जो लोग जाली तरीके से फॉर्म 47 पर जीत कर आए वो असम्बलियों से बाहर चले जाएंगे, और जिनको जानबूझकर हराया गया, जो फॉर्म 45 के मुताबिक जीते थे, वो असम्बलियों में वापस हो जाएंगे। अब लाहौर हाई कोर्ट का ये जो फैसला ये बड़ा खौफनाक था, तो इन्होंने फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। अब देखें, फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने केस लगा भी दिया, फौरी तौर पे केस लगाया, फौरी तौर पे सुना, और काजी फ़ायद ईसा साहब ने जो आज बातचीत की उससे नज़र आता है कि उनकी एक्चुअली उनका झुकाव किस तरफ है। एक तो उनका इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। पहले भी लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी अमल रोका था। अब यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि वो एक्चुअली क्या फ़ैसला करने जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला वहाँ मौजूद थे, और तहरीक इंसाफ अपने जितने भी फॉर्म 45 वाले जीते हुए उम्मीदवार थे, जिनको फॉर्म 47 पे धांधली से हराया गया, वो तकरीबन 100 के करीब ख़वातीन हज़रात को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने वहाँ खड़े होकर हलफ भी लिया। उन्होंने कहा जी, हम सारे हलफ लेते हैं कि हम फॉर्म 45 के मुताबिक इलेक्शन जीते हुए हैं। ये सीटें अगर वापस मिलती हैं ना तहरीक इंसाफ को, तो तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान में हुकूमत बन जाएगी।
और अगर ये सीटें वापस मिलती हैं तहरीक इंसाफ को तो मखसूस नशिस्तें छिन जाने के बावजूद 2/3 अक्सरियत हुकूमत के पास नहीं होगी। और 2/3 अक्सरियत बहुत ज़रूरी है अगर हुकूमत ने आइन में तरमीम कर दी है, जिनमें से एक आइनी तरमीम ऐसी है जिसमें तजवीज़ किया गया है कि काजी फायज़ ईसा साहब को 3 साल के लिए एक्सटेंशन दे दी जाए। तो एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, ये बात हमें हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। तो काजी फायज़ ईसा साहब ने इस केस को सुना और इसके अंदर कुछ कार्रवाई हुई। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को एक दूसरे से मुलाकात क्या नहीं कर सकते थे, एक मीटिंग में बैठकर सब तय किया जा सकता है, क्या पाकिस्तान में हर चीज़ को मुतनाज़ बनाना लाजिम है। तो काजी फायज़ ईसा साहब तनाज़ा तो वहाँ शुरू हुआ जब आपने बल्ले का निशान छीन लिया। तो मखसूस नशिस्तों का मामला आज तक आपके पास खड़ा है। वजह क्या है, तनाज़े की वजह क्या है, आपका बल्ले का निशान छीन लेना। एक ऐसा स्या फैसला पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में जिसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती। अब मामला यह है कि काजी फायज़ ईसा साहब कह रहे हैं कि क्या चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन का मिलना मना है, क्या कोई अना का मसला है। तो इस किस्म की बातें की हैं क्योंकि अब जो चीफ जस्टिस आए हैं वो ज़रा मुख्तलिफ नौइयत के हैं और वो अगर इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर बैठेंगे तो फिर वो उसी तरह का फैसला निकालेंगे जैसा इलेक्शन कमीशन को और PMLN को पसंद होगा, जो दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि जो रिटायर्ड जज हैं वो चाहते हैं कि उनको लाकर लगाया जाए। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है और PMLN की ये ख्वाहिश है कि हाजिर सर्विस जजेस के बजाय जो जजेस रिटायर हो चुके हैं उनमें से पसंदीदा जजेस के ऊपर ट्रिब्यूनल्स बनाए जाए और वो जजेस धांधली जो हुई है इलेक्शन की उसको ना पकड़ें और जो फॉर्म 47 वाले हैं उन्हीं को बरकरार रखें, जो जाली फॉर्म 47 वाले हैं। तो ये खेल एक खेला जा रहा है, लेकिन ये अगले मरहले में दाखिल हो गया। और अब होगा क्या, देखिए होगा ये कि ये एक तो सदारती ऑर्डिनेंस भी आया हुआ है रिटायर्ड जजों वाला कि उनको लगाया जाए, उसके ऊपर तनकीद तो की है चीफ जस्टिस ने, लेकिन साथ ही उन्होंने रास्ता भी दिखाया कि इसको पार्लियामेंट के जरिए कर ले। तो क्योंकि वहाँ पे पार्लियामेंट में इस वक्त हुकूमत बनाई हुई है PDM की जमातों ने, तो वो इसकी तौसीह भी कर सकती है। लेकिन देखते हैं कि ये होता है या नहीं होता। लेकिन इस वक्त जो फैसला मौजूद है जो काजी फायज़ ईसा ने लिखवाया वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने मरकजी इस्तदा है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तैनाती कौन कर सकता है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला अल जहाद केस रियाजुल हक केस की रोशनी में दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक नहीं। सलमान अकरम राजा के मुताबिक 10 मई 2023 तक सिर्फ 2 ट्रिब्यूनल की तकर्री की गई। सलमान अकरम राजा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अपनी आईनी और कानूनी ड्यूटी पूरी नहीं की। सलमान अकरम राजा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आईनी बॉडी है। सलमान अकरम राजा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन जुडिशल बॉडी नहीं और वो जुडिशल पावर खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते। सलमान अकरम राजा ने इस्तदा की कि आईनी मामले की तशरीह के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। तो सलमान अकरम राजा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को इंट्रा कोर्ट अपील दायर करनी चाहिए थी। सलमान अकरम राजा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आईनी तशरीह का है। फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हैं और इसके बाद जो है वो होगा ये कि एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत एक कमेटी बनी हुई है और वो अब ये फैसला करेगी कि इसके लिए जो लार्जर बेंच बनाया जाएगा उसमें कौन से जजेस कैसे शामिल किए जाएंगे। तो जनाब ये मामला आ गया यहाँ पे। अब देखते हैं कि आने वाली समाअत में ये मामला किस तरफ बढ़ेगा, कैसा लार्जर बेंच बनेगा, कमेटी क्या फैसला करेगी और उसके नतीजे में चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी।